हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके वर्ग 3 के सिलेबस पर आधारित हिंदी और पर्यावरण के कुछ प्रश्न। और प्रश्नों के साथ साथ आज का जो टॉपिक है वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी के समास पर आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं और सेफ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। समास से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली चीज तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से और हमें याद भी है कि जब दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है, यहाँ मैं वर्णों की बात नहीं कर रही हूँ, संधि की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो जहां दो शब्दों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास। और दोनों शब्द क्या करते हैं? अपने आप में एक सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं। तो चलिए छोटी से हम लोग जल्दी से जल्दी समास को समझ लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो हुई परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके भेदों की। तो समास के हमारे पास जो भेद होते हैं मुख्य रूप से वो होते हैं छह समास। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। कितने हुए ये? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठा होता है हमारे पास बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो चलिए अब इन सभी समासों की हम जल्दी जल्दी छोटा सा रिवीजन लेकर आए हैं और कर लेते हैं। सबसे पहले होती है अव्ययी समास की बात। तो याद रखना, हमने पढ़ा है दो शब्दों का मेल होता है। तो अव्ययी भाव समास में सदैव हमारा प्रथम शब्द जो होता है वो प्रधान होता है। तो देखिए प्रधान कैसे होता है कोई भी शब्द? जैसे मैंने किसी भी शब्द को यहाँ लिखा, मैंने लिखा प्रतिदिन, तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ प्रतिदिन यानी कि हर रोज, यानी प्रति, यानी पहला शब्द क्या है हमारा यहाँ पर? प्रधान है। मतलब हमारा जो शब्द है वो पहले शब्द पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। तो अव्ययी भाव समास की ये होती है पहचान। कुछ शब्द देखें। दूसरी पहचान की अगर मैं बात करूं तो अव्ययी भाव समास में शब्दों में अव्यव का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं आजीवन यानी जीवन पर्यंत, आ यहाँ पर अव्यव के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर शब्दों में कई बार उपसर्ग का प्रयोग भी होता है, जरूरी नहीं सदैव, लेकिन ये पहचान के लिए हम समझ सकते हैं कि शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। ये अव्ययी भाव की पहचान होती है। जैसे आजीवन, आमरण, प्रतिदिन, प्रतिहार, ये सभी क्या हुए? अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास के लिए आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं सभी को पता है ना? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने पर, संबंधवाचक का, के, की, ये सारे होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी इनका लोप हो जाए, जिन शब्दों में कारक चिन्हों का लोप हो जाए, वहां पर बिना सोचे समझे आपको तत्पुरुष समास लगा देना है। ठीक है, चलिए जैसे राजपुरुष, और हमेशा याद रखना तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि जो हमारा शब्द है वो द्वितीय पद पर आधारित होता है। जैसे राजपुरुष, राज है जो पुरुष, राजा का पुरुष ऐसा बोल सकते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। भक्तिहीन, भक्ति से हीन, अलग हो गया भक्ति से जो, ठीक है ना? तो ऐसे गौशाला, गायों के लिए शाला। तो इस तरह होते हैं तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व सबसे सरल समास होता है जहां पर भी आपको शब्द में और, तथा, एवं का लोप हो जाए। ये हम फटाफट जल्दी जल्दी समरी वाइज में आपको समास बता रही हूँ। ठीक है, जहां पर भी और, तथा, एवं का लोप हो जाए वहां पर हमारे पास कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, आप इसको कैसे करेंगे? माता और पिता, हुआ ना और का लोप। वहीं पर इसकी एक पहचान होती है, इसके दोनों शब्द प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों शब्द प्रधान होते हैं। झाड़ू पोछा, झाड़ू और पोछा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना और, तथा, एवं का जहां लोप हो जाए वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। आगे देखते हैं। तो द्वंद्व के बाद अब बारी आती है कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास की पहचान देख लेते हैं जल्दी से।
कर्मधारय की समास की पहचान होती है कि यहाँ पर हमेशा पहला पद क्या होता है, विशेष्य या विशेषण, तो विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। अब विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं, देखिए जब हम किसी शब्द की विशेषता किसी शब्द से बताते हैं तो वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिस शब्द की आप विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कमल नयन, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, कमल नयन अर्थात कमल रूपी नयन, नयन यहाँ पर क्या होंगे, विशेष्य होंगे। क्यों, क्योंकि हम नयन की विशेषता बता रहे हैं, और विशेषण यहाँ पर क्या होगा, कमल होगा, कमल रूपी नयन, क्योंकि हम नयनों की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आगे अगर मैं देखूं तो जैसे हमने बोल दिया पद पंकज, पद पंकज, पंकज यानी कमल और पद यानी पैर, यानी कमल के समान पैर। तो जहां पर भी किसी चीज की विशेषता बताई जाए वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। किसी भी चीज की जब आपको विशेषता दिख रही है उस शब्द में तो वहां पर क्या होती है, कर्मधारय समास होता है। चलिए ये हुए 3-4 समास हमारे पास। पांचवा और इंपॉर्टेंट समास होता है हमारा द्विगु समास। तो बिना सोचे समझे जहां पर भी शब्द में संख्या की बात आ जाए, जहां पर भी संख्या को बताया जाए वहां आपका होगा द्विगु समास। नो डाउट, कोई बिल्कुल नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे जहां पर भी संख्या आ जाए 1 2 3 4 10 जो भी है संख्यावाची द्विगु समास। पर ध्यान रखना द्विगु समास हमेशा बहुब्रीहि समास से प्रतिद्वंद रखता है। कैसे समझते हैं, अभी हमने संख्यावाची की बात करी तो जैसे हमने बोल दिया चौराहा यानी 4 राहों का समूह, ठीक है ना, पंचवटी 5 वटों का समूह। उसी तरह से और भी शब्द हो जाएंगे हमारे पास जहां पर संख्या आ जाती है, ठीक है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, तो ये यहाँ पर हमारा त्रिनेत्र जो है वो शंकर जी के लिए आ रहा है ना। इसको क्लियर करने के लिए हम बहुब्रीहि समास को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब हम करते हैं बहुब्रीहि समास की बात। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, ना ही प्रथम शब्द ना ही द्वितीय शब्द, ठीक है। यहाँ दोनों ही शब्द एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थात यहाँ कोई शब्द प्रधान नहीं होता। यहाँ दोनों ही शब्द क्या करते हैं, एक नई चीज का आपको बोध कराते हैं, एक नए शब्द का बोध कराते हैं, अपने सामान्य अर्थ को ये प्रकट नहीं करते। जैसे मैंने लिखा एक दंत, तो आप बोलोगे मैडम यहाँ तो संख्या आ रही है, आप इसे बहुब्रीहि कैसे बोल रहे हैं, लेकिन एक दंत का अर्थ तो क्या निकल रहा है, एक दांत वाला, ठीक है। सामान्य अर्थ क्या हुआ इसका, एक दांत वाला। परंतु एक दंत हम किसके लिए यूज में लाते हैं, हम लाते हैं श्री गणेश जी के लिए, अर्थात जो सामान्य अर्थ है उसको ना देते हुए एक नया अर्थ ये प्रकट कर रहा है। तो एक दंत यानी होते हैं भगवान गणेश। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि। तो द्विगु भले ही संख्यावाची है लेकिन अगर वो अन्य अर्थ को प्रकट करता है तो आप उसे सदैव बहुब्रीहि समास में रखेंगे, द्विगु में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको एक क्लियर रखनी है समास में। बाकी उसके अलावा नीलकंठ, आप बोलोगे मैडम ये कर्मधार है जिसका नीला कंठ है, आप कंठ की विशेषता बता रहे हैं, परंतु याद रखो नीलकंठ हम किसे बोलते हैं, भगवान शिव को ना। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। जहां पर भी क्या हो जाए, एक विशेष अर्थ आ जाए, ठीक है ना। जब भी विशेष अर्थ की बात हो जाएगी तो वहां पर आपको बिना सोचे समझे उसे बहुब्रीहि समास बताना है, ठीक है। तो ये हुए 6 समास। बहुत सिंपल सी वे में एक चार्ट के फॉर्म में आप 6 समास को एक बार और देख लीजिए जल्दी से। ये होते हैं हमारे पास पूरे 6 समास, ठीक है। अब समास का आज हमने एक छोटा सा वीडियो, एक समरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ये। इसी तरह हम और भी टॉपिक्स आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जल्दी ही हमें अपनी एग्जाम की नोटिफिकेशन हो सकता है जानने को मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू क्लास। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।